वेरी वेरी इवनिंग बाबू लोग, कैसे हैं आप लोग। चलिए, अरविंद बाबू, विवेक बाबू, सुमित कुमार मौर्य, सब लोग ठीक है। भवेश कुमार जी, सब लोग ठीक है, सब लोग ठीक है। चलो, बहुत अच्छी बात है, इसी तरह से ठीक रहेंगे। सब लोगों को वीडियो चल रहा है, चलिए बहुत अच्छा। सुमित बाबू, सब लोग ठीक है भाई। यहाँ पर तो मैसेज दिखे नहीं रहा मुझे, सब लोग का मैसेज ठीक है। क्लास चल रही है आप लोगों का। अच्छा, नीचे में आ गया। प्रदीप सर का चेला भी है, विशाखा शर्मा, ऋषु जी, सब लोग ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग कल जो टॉपिक बताए थे उस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। उस टॉपिक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कल अर्थव्यवस्था तक आ गए थे, आश्रम की चर्चा किए थे। आश्रम को 4 भाग में बांटा गया, 100 वर्ष मान लिया गया, 4 भागों में बांटा गया। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम और चौथा संन्यास आश्रम। यही था, यही था ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखो, चौथा था संन्यास आश्रम। क्वेश्चन पूछेगा, इस चारों आश्रम की चर्चा किस उपनिषद में? तो जबालोपनिषद में। किस उपनिषद में? जबालोपनिषद में। बताए थे कि ऋग वैदिक काल में सबसे प्राचीनतम संस्था विदत था, जिसकी चर्चा सबसे ज्यादा बार 122 बार किया गया है। जन की चर्चा 275 बार, विष की चर्चा 275 बार। जन के प्रधान को राजन। विष की चर्चा कितनी बार बाबू? तो विष की चर्चा 170 बार। सभा की चर्चा 8 बार, समिति की चर्चा 9 बार। सभा और समिति, यह सारा का सारा हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन पूछेगा, परीक्षा बहुत परीक्षा स्थगित किया जा रहा है गुड्डू लाल जी। नहीं, कल भी हमने कहा था, भगवान से हम लोग मनाते हैं कि आप लोग का एग्जाम 11 अक्टूबर को हो जाए, क्योंकि इलेक्शन के कारण ढेर सारा एग्जाम पोस्टपोन्ड होते जा रहा है। तो माता रानी से यही आराधना करते हैं कि आप लोग का कम से कम एग्जाम निकाल दे, बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का एग्जाम निकाल दे, ताकि एग्जाम देने के बाद सब लोग फिजिकल के तैयारी में लगे रहेंगे। सब लोग दौड़ बढ़ा करेंगे, हाई जंप, लॉन्ग जंप, गोला फेंक, ये सब करते रहेंगे। एगो टेंशन खत्म हो जाएगा। जिनका एग्जाम अच्छा गया होगा पूरा का कंप्लीट रूप से फिजिकल में, जिसका एग्जाम थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा, फिर से प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। तो पता नहीं क्या होगा। ड्राइवर वाला भी एग्जाम कैंसिल हो गया। देखते जाओ ना क्या सब होने वाला है, देखते जाओ ना क्या सब होने वाला है, देखते जाइए। चंदनवा क्या करा, एग्जाम कैंसिल हो जाए तो हमें सेट फ्री में मिल जाएगा। नहीं रे, बिहार पुलिस ड्राइवर का कैंसिल हो गया गुरुजी। अब देखते जाओ ना क्या। इससे पहले भी दे रहा था मेरे पास। मुकेश कुमार चौधरी जी, इस सप्ताह भर छोड़ दीजिए। हम एक्चुअली है क्या, कुछ फाइल करप्ट कर गया है। जो आप लोग को फाउंडेशन बैच में ज्योग्राफी और बायोलॉजी का जो पीडीएफ लिए थे, वो पीडीएफ सेव नहीं हो पाया, भूल हो गई वहां पर। वह मेल भी मेरे पास, इसमें मेल 1 महीना के बाद अपने आप डिलीट हो जाता है। 30 दिन तक इसमें मेल रहता है, मेल के बाद पीडीएफ फाइल आता है, पीडीएफ फाइल 30 दिन के बाद डिलीट होते जाता है। तो प्रारंभिक जो ज्योग्राफी का बायोलॉजी का लिए थे वो डिलीट हो चुका है, इसीलिए नहीं मिला। नहीं तो इसमें क्या दिक्कत है मुकेश कुमार चौधरी जी, आपका या गुड्डू लाल जी का भी मैसेज आता रहता है। तो क्यों ऐसा हम करेंगे भाई? आपका जो टेस्ट लिया है वो आपको, यदि ऐसा नहीं देना रहता तो मैं टेस्ट लेता ही नहीं। यदि नहीं देना रहता तो टेस्ट तो लेता ही नहीं। तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। गलती
ऑपरेटर का है, मैनेजमेंट का है, मैनेजमेंट का भी नहीं है, उनको भी नहीं पता था कि वो डिलीट हो गया, उनको तो पता था कि मेल में है ही। जो टाइपिस्ट है, जो मेल किए थे, वही उन्हीं के कंप्यूटर में सेव नहीं हो पाया, जिसके कारण वो नहीं मिल पा रहा है। चलिए बूस्टर कीजिए, ये सब का वो बूस्टर कीजिए, बहुत अच्छी बात है। मेरा नाम मुकेश कुमार चौधरी, कोई मुकेश कुमार चौधरी है गुरुजी, क्या है भाई? मुकेश कुमार चौधरी, तो मुकेश कुमार चौधरी है, क्या है भाई? मुकेश कुमार चौधरी, हाँ हाँ मुकेश जी वही बता रहे थे। ऐसा क्यों होता है? इलेक्शन हो सकता है, एग्जाम नहीं हो सकता है। अब देखो, अब हम बार बार कहते हैं कि जितना एग्जाम कैंसिल हो रहा है, भीतर से मेरा भी मन धक धक कर रहा है कि पता नहीं। अब आप एक स्टूडेंट है और हम एक शिक्षक हैं। एक्चुअली मैं आपसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट हूं, सच में। हम लोग का जो आकर्षण है वो बहुत एक कोचिंग और छात्र के तुलना में बहुत ज्यादा ऊपर है। तो परसों रात से ही मेरे मन में खटक रहा है कि कहीं, जिस दिन बीपीएससी का मुख्य परीक्षा आ चुकी, 3 बार आ चुका है डेट, मुख्य परीक्षा कैंसिल कर दिया, जबकि मुख्य परीक्षा में कम लोग रहता है। पीटी में ना बहुत ज्यादा है, मुख्य परीक्षा में कम लोग है, तो कम लोग को कहीं भी सेट किया जा सकता है। कम लोगों को कहीं भी जल्दी से एक दिन में, 3 दिन में था, 3 दिन में सलटाया जा सकता है, लेकिन वो एग्जाम कैंसिल हो गया। तो मन में मन डर है कि भाई क्या होता है क्या नहीं होता है। ये कोई बात नहीं, जब होगा सो होगा, जब होगा सो होगा, जब होगा सो होगा। चलिए भाई, अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा। चलिए, मैं क्या मैसेज किया हूं, यह बात गुरुजी हमको समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, आप भी मैसेज कर रहे थे कि जो क्लास के दौरान टेस्ट लिए थे उसका क्वेश्चन हमको चाहिए। फाउंडेशन बैच को बोल करवाइए, ऐसा क्या करे। चलिए, इलेक्शन का डेट क्यों नहीं बढ़ता है? इलेक्शन का डेट बढ़ जाएगा तो फिर नेताजी सबका तो मामला गड़बड़ा जाएगा ना। राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, कार्यकाल पूरा हो जाएगा, तो कार्यकाल के बाद विधानसभा का कार्यकाल आपातकाल में ही बढ़ सकता है। कार्यकाल समाप्त हुआ तो क्या होगा? राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। नहीं तो कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही नया विधानसभा का इलेक्शन कर लेना जरूरी होता है, नहीं तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन हो जाएगा तो राज्य पूरी तरह से केंद्र के दिशा निर्देश में काम करने लगेगा, तो किसी मंत्री फंत्री का बोलबाला नहीं चलेगा, सब एक समान हो जाएगा। आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू जल्दी से। धार्मिक व्यवस्था का स्वरूप, ऋग वैदिक कालीन धार्मिक व्यवस्था का स्वरूप चलते हैं। अब बाबू देखो ध्यान से सुनिएगा, ऋषु आनंद जी, धार्मिक व्यवस्था, धर्म, चूंकि हमने कहा सनातन धर्म की शुरुआत ही होती है वैदिक काल से। सनातन धर्म की शुरुआत कहां से होती है? वैदिक काल से होती है। क्वेश्चन पूछेगा कुमार आलोक जी, सुबह से शाम तक करना पड़ता है, बहुत दिक्कत हो रही है, प्लीज बूस्टर में आंसर दे दीजिएगा। चलिए कोशिश करेंगे। तो हमने कहा, अब ध्यान से सुनिए, अब चलने दीजिए एक टॉपिक, आज 2 टॉपिक महाजनपद का काल भी है, थोड़ा सा मूव करेंगे, धर्म का स्वरूप में चलेंगे। तो हमने कहा ऋग वैदिक आर्यों ने प्रकृति शक्ति, हालांकि इससे पहले भी पशुपति शिव की आकृति मिल चुकी थी मोहनजोदड़ो से, मातृ देवी की आकृति मिल चुकी थी हड़प्पा से, प्रकृति पूजा स्टार्ट हो गया था, शिव का आंशिक पूजा मोहनजोदड़ो से या सिंधु घाटी सप्ताह से ही स्टार्ट हो गया था। सनातन धर्म के रूप में शैव धर्म को माना गया। सिंधु घाटी सप्ताह या हड़प्पा सप्ताह के लोग प्रकृति पूजा, मातृ पूजा, पशुपति शिव की पूजा में लगे हुए रहते थे। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि प्राकृतिक शक्ति जैसे आंधी, वर्षा, धूप इत्यादि का मानवीयकरण किया गया। अब देखो बाबू ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा प्रकृति को, आंधी को देवता के रूप में मान लिया गया। आजकल देखे होंगे
कोरोना को भी देवता के रूप में स्वीकार किया। ग्रामीण परिवेश के होंगे तो गांव में, मुझे मई में शायद गांव गए थे, तो मई में शाम के समय गांव जा रहे थे, शाम हो गई थी, 5 से 6 के बीच में टाइम हो रहा था। तो देखिए महिलाओं का हुजूम, हाथ में फूलडलिया अगरबत्ती लेके एकदम एक गांव से दूसरे गांव जा रही है प्रकृति पूजा करने, कोरोना देवी की पूजा करने के लिए। तो मन मान लिया गया, कोरोना को मानवीयकरण कर दिया गया कि यह कोई देवता है, यह अप्रसन्न हो गई है, अतः यह अपना रौद्र रूप दिखाए हैं, अतः इनको प्रसन्न किया जाए, माफी मांगा जाए। अब गाना पर गाना, कोरोना देवी गाना हो रहा है। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा उसी तरह से आंधी का मानवीयकरण किया गया कि आंधी के लिए कोई देवता है, वर्षा के लिए कोई देवता है, धूप के लिए कोई देवता है। इसका मानवीयकरण कर दिया गया और उसमें देवत्व को आरोपण किया गया और उसकी पूजा अर्चना स्टार्ट कर दिया गया। धूप के लिए सूर्य देवता, वर्षा के लिए इंद्र देवता, आंधी तूफान के लिए मरुत देवता, इस सब का नाम दिया गया, इस सब का नाम दिया गया। और देखो इस सब का नाम दिया गया, क्वेश्चन पूछेगा सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां किस वेद से? अर्थर्वेद से। किस वेद से? अर्थर्वेद से। ऋग्वैदिक धर्म प्रकृतिवादी और ऋग्वैदिक कालीन धर्म बहु देववादी। एगो तो प्रकृतिवादी हो गया, ऋग्वैदिक धर्म कैसा था? कृत्रिम या प्राकृतिक? तो प्राकृतिक था, प्रकृति से जुड़े हुए था। और दूसरा सबके लिए अलग अलग नाम दिया गया, वर्षा के लिए इंद्र देवता, धूप के लिए सूर्य देवता, आंधी तूफान के लिए वरुण देवता, अग्नि के लिए अग्नि देवता, तो अलग अलग, शक्ति के लिए दुर्गा देवता, पूजा विद्या के लिए सरस्वती, लक्ष्मी के लिए, धन के लिए लक्ष्मी, गणेश, तो अलग अलग देवता का नाम। तो बहुदेववादी क्या होगा? बहुदेववादी मतलब बहुते देवता का नामांकरण किया गया। इस काल के प्रमुख देवी देवता में कुल 33 देवी देवता, बाप रे बाप, 33 देवी देवता का शुरुआत हो गई थी ऋग्वैदिक काल से। और देवी देवता का जरा सा स्वरूप देखेंगे, सारा का सारा क्लियर होगा। सभी देवी देवता को 3 श्रेणी में बांटा गया। ऋग्वैदिक कालीन सभी देवी देवता को कितने श्रेणी में? 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला पृथ्वी के देवता, मतलब जो पृथ्वी पर रह रहे हैं। बउआ रविशंकर जी अभी कम से कम पढ़िए, पॉलिटी का बैच हम घोषणा करेंगे शुक्रवार को, परसों घोषणा करेंगे। पॉलिटी या इकोनॉमिक्स का बैच क्या होगा हम घोषणा करेंगे और अगले सप्ताह में उसका बैच स्टार्ट हो जाएगा। पहले अभी जो है टॉपिक उसको चलिए। हमने कहा 3 भाग में बांटा गया, कौन कौन बाबू? तो पहला कहा गया पृथ्वी के देवता, दूसरा कहा गया आकाश के देवता और तीसरा कहा गया अंतरिक्ष के देवता। अब देखो भैया, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता, अंतरिक्ष के देवता, मतलब दोनों को जोड़ने वाला। अब देखो अंतरिक्ष का देवता में, पृथ्वी का देवता में और आकाश के देवता में सबका अलग अलग नाम दिया गया। जैसे पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, सरस्वती और बृहस्पति। अग्नि, सोम, सरस्वती, बृहस्पति। अग्नि, सोम, सरस्वती, बृहस्पति। अग्नि को प्रकाश का देवता कहा गया, अग्नि को प्रकाश का देवता, सोम को जंगल का देवता कहा गया, सरस्वती को विद्या की देवी कहा गया, बृहस्पति को यज्ञ का देवता कहा गया। फिर से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, हाँ वैदिक काल ये देवता थे या काल्पनिक स्वरूप माना गया? बिल्कुल ही काल्पनिक स्वरूप माना गया। प्रकृतिवादी, कल्पना किया गया कि विद्या की देवी ऐसी है और अग्नि देवता ऐसे, बृहस्पति देवता, कोई देवता को देखे नहीं है, बस कल्पनाशील आकृति दिया गया। प्राकृतिक देवता की पूजा किया जाने लगा। बहुदेववाद था, 33 देवी देवता का उल्लेख मिलता है। कितना बाबू? तो 33 देवी देवता का उल्लेख मिलता है, जिसमें 3 भाग में पृथ्वी, आकाश, अंतरिक्ष। पृथ्वी के देवता को चार को मुख्य रूप से याद रखेंगे। अग्नि प्रकाश का देवता, सोम जंगल का देवता, सरस्वती विद्या की देवी, बृहस्पति यज्ञ का देवता। उसके बाद चले आकाश का देवता में धौस, हेवेल, धौस कहा गया स्वर्ग का देवता, धौस स्वर्ग का देवता। अदिति
सार्वभौम भावना की देवी थी। अदिति को ही सूर्य भी कहा गया। अदिति को ही क्या कहा गया? सूर्य। भावना की देवी हो गया अदिति। वरुण देवता जल का देवता था। अंतरिक्ष तेज का देवता। उषा प्रगति और उत्थान की देवी। सबको एक बार देखेंगे, फिर से सुनिएगा। धौस स्वर्ग का देवता, अदिति भावना की देवता, वरुण जल का देवता, सूर्य तेज का देवता और उषा प्रगति एवं उत्थान का देवी। उसके बाद अंतरिक्ष के देवता में चलेंगे। इंद्र युद्ध का देवता, मरुत तूफान या आंधी का देवता और रुद्र पशुओं का देवता, पर्जन्य वर्षा का देवता। हालांकि इस सबसे क्वेश्चन नहीं पूछता है, बस ऐसे भारी भरकम बनाने के लिए रखा गया। फिर से सुनिएगा, कितने भाग में बाबू? तो 3 भाग में बांटा गया। पहला पृथ्वी का देवता। पृथ्वी के देवता में कौन कौन बताया? अग्नि सोम सरस्वती बृहस्पति। अग्नि सोम सरस्वती बृहस्पति। दूसरा क्या बताया? आकाश का देवता में कौन कौन था? धौस था, अदिति वरुण सूर्य, अदिति वरुण और सूर्य एवं उषा। फिर से सुनिएगा, अंतरिक्ष आकाश अलग अलग। आकाश के देवता में धौस अदिति वरुण सूर्य उषा, धौस अदिति वरुण सूर्य उषा, धौस अदिति वरुण सूर्य उषा, धौस स्वर्ग, अदिति भावना, वरुण जल का और सूर्य तेज का, उषा प्रगति और उत्थान का। अंतरिक्ष के देवता में 4 कौन कौन बाबू? इंद्र मरुत रुद्र पर्जन्य, इंद्र मरुत रुद्र पर्जन्य, इंद्र मरुत रुद्र प्रजन्य। इंद्र युद्ध के देवता, मरुत तूफान के देवता और रुद्र पशुओं का देवता, पर्जन्य वर्षा का देवता। लेकिन महत्व के आधार पर चलेंगे तो वैदिक कालीन देवता को महत्व के आधार पर 5 श्रेणी में बांटा गया। सबसे महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र 1 नंबर पे, अग्नि 2 नंबर पे, वरुण 3 नंबर पे, सोम 4 नंबर पे और मरुत 5 नंबर पे। मतलब नेहा ध्यान से सुनिएगा, अग्नि उससे पहले इंद्र, मतलब जिसकी चर्चा जितनी बार किया गया वह उतना वैल्यूएबल देवता हुए। इंद्र की चर्चा सबसे ज्यादा 250 बार। इंद्र की चर्चा कितनी बार? 250 बार। अतः इंद्र को कहा गया सबसे प्रमुख देवता। इंद्र को कहा गया सबसे प्रमुख देवता। इंद्र के बाद अग्नि, इंद्र के बाद अग्नि, अग्नि की चर्चा 200 बार। इंद्र की चर्चा 250 बार, अग्नि की चर्चा 200 बार। तो कहा गया भैया अग्नि थे दूसरे प्रमुख देवता, अग्नि थे दूसरे प्रमुख देवता। अब वरुण की चर्चा कितनी बार किया गया है उसके बारे में अनभिज्ञ है, लेकिन हम लोग को पता है कि वरुण देवता की चर्चा 7वें एवं 8वें मंडल में किया गया है। 7वां मंडल में दशराग युद्ध भी है। 8वां मंडल में वरुण देवता जो लोगों के नैतिक आचरण का नियंत्रण, और 7वां मंडल में भी वरुण देवता की चर्चा किया गया है। 8वां मंडल में बताए थे कुछ महिला विदुषी का उल्लेख है, महिला देवता का, महिला का उल्लेख है। 8वें मंडल में कुछ हस्तलिखित लिपि है। 8वां मंडल को महिला मंडल भी कहा गया, 8वां मंडल को महिला मंडल भी कहा गया। फिर क्वेश्चन पूछेगा सोम देवता की चर्चा 9वें मंडल में, सोम देवता की चर्चा 9वें मंडल में। अब चलो बाबू एक एक पॉइंट ले। तो सबसे ज्यादा इंद्र, दूसरा अग्नि, तीसरा वरुण, चौथा सोम, 5वां मरुत आंधी तूफान का देवता। एक एक की पॉइंट करें। इंद्र ऋग वैदिक काल की सबसे प्रमुख देवता थे। सबसे ज्यादा सूक्त इंद्र का है 250 बार। इंद्र को युद्ध का देवता कहा गया, बता चुके इंद्र को युद्ध का देवता कहा गया। इंद्र युद्ध में आर्यों का नेतृत्व किए थे और अनार्ज के किले को तोड़े थे। इंद्र का काम क्या था? किला को तोड़ना। इंद्र को पुरंदर कहा गया। इंद्र को क्या कहेंगे? पुरंदर कहा गया। क्या कहा गया? पुरंदर। पुरंदर का अर्थ होता है किला को तोड़ने वाला। पुरंदर का अर्थ होता है किला को तोड़ने वाला। अब देखो इंद्र बादल का देवता। इंद्र क्या था भाई? बादल का देवता है। वर्षा का देवता कौन थे बाबू? तो वर्षा का देवता पर्जन्य थे। वर्षा का देवता पर्जन्य थे। वर्षा का देवता पर्जन्य थे। सोम किसकी देवता थे? तो सोम प्रकृति जंगल के देवता को सोम कहा गया। आगे चलेंगे।
इंद्र को बादल या वृष्टि का देवता कहा गया। इंद्र ने ही अनावृष्ट सूखा के दानव वृत्त की हत्या करके वर्षा को धरती पर लाया, इसीलिए इंद्र की इन्हें उपाधि दिया गया। फिर से सुनिएगा, अब सूखा वाला देवता दानव देवता थे, उसकी हत्या कर दिया और वर्षा को पृथ्वी पर लाया। कौन? इंद्र। पर्जन्य, पर्जन्य किसे कहेंगे? वर्षा का देवता। इंद्र को कहा गया बादल का देवता। इंद्र को कहा गया पुरंदर, किला को तोड़ने वाला। इंद्र ने आर्यों का नेतृत्व किया, अनार्यों को पराजित किया, ये ऐसा कहा जाता है। इंद्र का प्रमुख हथियार है ब्रज। इंद्र का प्रमुख हथियार ब्रज। अग्नि को कहा गया दूसरे प्रमुख देवता अग्नि थे। यह अग्नि ऋग्वेद का पहला मंत्र अग्नि को समर्पित है। अग्नि की चर्चा पूरे ऋग्वेद में 200 बार किया गया है। अग्नि मानव और देवता के बीच, मानव और पृथ्वी और आकाश के देवता के बीच मध्यस्थता का काम करते थे, इसीलिए उन्हें मध्यस्थ देवता, मेडिएटर कहा गया। वरुण हो गया प्राकृतिक संतुलन। वरुण क्या हुआ? प्राकृतिक संतुलन, ऋतु का नियामक कहते हैं। प्रत्येक क्रिया इन्हीं के दिशा निर्देशन के द्वारा होता है। कहा गया कि हम लोग का जितने भी प्रकृति है, जितने भी नैतिक आचरण है, कैरेक्टर है, वो सब किसके द्वारा? वरुण देवता के द्वारा नियंत्रण होता है। तो हम लोग के, मानव के नैतिक आचरण का नियंत्रण वरुण देवता के हाथों में। वरुण देवता अच्छे बुरे, अब आ गया वरुण प्रत्येक जीव के अच्छे बुरे कर्म, नैतिक आचरण का हिसाब रखता है। बुरे कर्म के लिए कठोर दंड भी देता है। बुरे कर्म के लिए सर वर्षा कौन थी भाई? वर्षा की देवता, वर्षा की देवता पर्जन्य, वर्षा का देवता पर्जन्य। इंद्र को कहा गया युद्ध का देवता, बादल का देवता। वरुण देवता की चर्चा 7वें मंडल एवं 8वें, यहां 7 न हो के 8 कर देंगे, मिसप्रिंट है, 7 न हो के 8 कर देंगे, मुख्य रूप से 8वें मंडल में। ध्यान सुनिएगा, यहां 7 न हो के 8 कर देंगे। वरुण देवता की चर्चा किस मंडल में? 8वें मंडल में किया गया है। 8वें मंडल में वरुण देवता, 8वें मंडल में वरुण देवता, 7वें मंडल में दशराग युग, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 9वें मंडल में सोम देवता, 9वें मंडल में कहा गया मैं कवि हूँ, बाबूजी डॉक्टर है, माताजी घर में चक्की चलाती है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में पहली बार शूद्र की चर्चा किया गया है। हो गया, चलो बहुत अच्छी बात है। अगला चले, सोम देवता की चर्चा 9वें मंडल। 9वें मंडल में कितना बाबू? 114 सूक्त सोम देवता को है। 9वें मंडल सोम मंडल कहा गया। 9वें मंडल सोम मंडल कहा गया। 9वें मंडल सोम मंडल कहा गया। सोम एक प्रकार का मादक पेय पदार्थ, मताने वाला पदार्थ होता है जो धार्मिक अनुष्ठान के समय प्रयोग में किया जाता है। अब देखो, धार्मिक अनुसंधान के रूप में दुर्गा पूजा होता है तो निशा पूजा होता है। दुर्गा पूजा में अष्टमी के रात में निशा पूजा होता है। निशा पूजा में सोम यज्ञ किया जाता है, शराब को अर्पित किया जाता है। तो वो जो मादक पदार्थ को चढ़ाया जाता है माता दुर्गा पर। अब वो मादक पदार्थ का प्रयोग उल्लास हर्ष के समय देवता लोग मनाते थे। तो इसका मतलब है सोम उल्लास या हर्ष का देवता, हर्ष का, खुशी का देवता, प्रफुल्लता के देवता माने जाते हैं। सोम को क्या कहा गया? जंगल का देवता। सोम को क्या कहा गया? जंगल का देवता। फिर से सुनिएगा, वरुण को कहा गया नैतिक आचरण का नियामक, नैतिक आचरण का नियामक, नैतिक आचरण का नियामक वरुण। सोम को कहा गया जंगल का देवता। सोम क्या था? एक प्रकार का मादक पेय पदार्थ था जो जंगल से लाकर, जड़ी बूटी लाकर तैयार किया जाता था। सोम हर्ष या उल्लास का देवता या प्रफुल्लता के देवता के रूप में माने गए। अब क्वेश्चन पूछेगा, नोट करके लिखा हुआ ध्यान से सुनिएगा। वैदिक काल के अंतिम समय में, वैदिक काल के अंतिम समय में, ध्यान से सुनिएगा, वैदिक काल के अंतिम समय में या उत्तर वैदिक काल के समय में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में लोहे की खोज हुई। कहां से? उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरा से। उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरा। अब देखो सुमित कुमार मौर्य जी ने, भाई सीरियल की बात क्यों करते हैं? क्या सीरियल की बात करते हैं? आइए,
इतिहास है, इतिहास रहने दे। लोहा की खोज हुई और लोहा की खोज ने कृषि के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन हुआ, पैदावार में वृद्धि होने लगी, लोगों की अर्थव्यवस्था धीरे 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 मजबूत होने लगी, जिसके कारण लोग ग्रामीण सभ्यता में शहरी सभ्यता को ढूंढने लगा और 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व अंत होते होते भारत में एक नया दौर स्टार्ट हुआ, जिसे दूसरा नगरीकरण का काल या महाजनपद का काल कहा जाता है। महाजनपद का काल या दूसरा नगरीकरण का काल कहा जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ है लोहे की खोज कहां से बाबू? अतिरंजी खेरा, उत्तर प्रदेश, 1000 ईस्वी पूर्व में। समाज में प्रारंभिक भाग में हमने क्या कहा? ऋग वैदिक काल में समाज में महिलाओं की स्थिति ठीक थी। उत्तर वैदिक काल के शुरू में महिलाओं की स्थिति ठीक रही, लेकिन बाद में महिलाओं की स्थिति दयनीय होने लगी, महिलाओं की स्थिति खराब होने लगी। ध्यान सुनिए, महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी। ऋग्वैदिक काल में उन्हें शिक्षा का अवसर दिया जाता था, बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, किंतु विधवा विवाह का प्रचलन था। इस काल में सती प्रथा मतलब पति के मृत्यु हो जाने के बाद पति के साथ जलना, पर्दा प्रथा, घूंघट, बहु विवाह मतलब एक व्यक्ति कई विवाह कर सकता है, बहु विवाह का प्रचलन नहीं था। इस काल में समाज धर्म व्यवस्था में धीरे धीरे कर्मकांड मजबूत स्थिति देने लगा। जैसे जैसे कर्मकांड मजबूत होने लगा, ध्यान सुनिए, जैसे जैसे कर्मकांड मजबूत होने लगा तो क्या होगा भाई? कर्मकांड मजबूत होने लगा तो धर्म बदलने लगा। अब देवताओं को खुश करने के लिए पशु बलि, नर बलि, कर्मकांड, यज्ञ बहुत ज्यादा किया जाने लगा और यजुर्वेद में विभिन्न प्रकार के यज्ञ की चर्चा, युद्ध की चर्चा किया गया है, जबकि अथर्ववेद में जादू, टोना, टोना, टोटका, कर्मकांड इत्यादि की चर्चा किया गया है। अब क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल में, ध्यान सुनिएगा, उत्तर वैदिक काल में कर्मकांड हुआ तो निश्चित रूप से पशु बलि होना तय था। देवता को प्रसन्न करने के लिए पशु बलि हुआ। इसका मतलब ऋग्वैदिक काल में पशु बलि की चर्चा नहीं है, लेकिन जैसे ही उत्तर वैदिक काल में धर्म व्यवस्था में धीरे धीरे कर्मकांड अपनी मजबूती से आने लगा तो क्या हुआ? धीरे धीरे पशु बलि भी होने लगा। हो गया। चलिए बउआ, अब देखो क्वेश्चन पूछेगा, वैदिक काल में पशु बलि की चर्चा नहीं मिलती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते देवताओं को खुश करने के लिए बलि प्रथा का प्रचलन हो गया। उत्तर वैदिक काल में विभिन्न प्रकार का दर्शन का चर्चा मिलता है। एक क्वेश्चन इससे रहता है, एक क्वेश्चन फिक्स्ड है। कौन कौन सा दर्शन है भैया? बिहार में शराब बंद है तो चरता को ही ना गुरुजी बता दीजिए भैया, कोई जरूरी है? शराब बंद है तो और दूसरा मादक पदार्थ नहीं है, मादक पदार्थ भांग भी है, कोई भी मादक पदार्थ मतलब शराब ही नहीं है, मादक पदार्थ मतलब शराब ही नहीं है और भी कुछ है। तो जो भी एक्साइटर उद्दीपक पदार्थ है उसे चढ़ाया जाता है। अब देखो मेरे गांव में जहां दुर्गा स्थान है, भगवती स्थल है, तो मेरे गांव में बलि नहीं चढ़ता है। क्यों? क्योंकि जहां पर आज से 30 साल पहले पूजा स्टार्ट किया गया, उससे पहले वह जो क्षेत्र है कबीर संत थे, कबीर के कुटी थे, कबीर संत के कुटी थे, संत कबीर के अनुयायी रहते थे। तो उनके धर्म पर किसी प्रकार का कुठाराघात न हो, इसीलिए बलि प्रथा नहीं हो रहा, एक बार भी नहीं। तो बलि के बदले कुम्हारा जानता, कुम्हर कद्दू का स्वरूप कुम्हारा को बलि दिया जाता है। मतलब वो क्या है? वो भी एक प्रकार का बलि है। कभी किसी मंदिर में गए हैं, नारियल फोड़ते हैं,
नारियल भी क्या है, एक प्रकार का बलि है, फल की बलि दे रहे हैं आप। तो बलि का मतलब यानी कि पशु का ही बलि करना, बलि का मतलब है कोई भी बलि करना। ध्यान सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, यहां पर क्वेश्चन पूछा, ध्यान से सुनना। इससे एक क्वेश्चन पूछा है तो याद करने के लिए दिमाग पर जोर देंगे, कहेंगे कपिल मुनि ने शंख बजाया, कपिल मुनि ने शंख बजाया, कपिल मुनि ने शंख बजाया। जल्दी बोलेंगे, अब बोलिएगा मेरे साथ, कपिल मुनि ने शंख बजाया। बोलो, कपिल मुनि ने शंख बजाया, पातंजलि ने योग सिखाया, पातंजलि ने योग सिखाया, पातंजलि ने योग सिखाया। गौतम मुनि ने न्याय किया, गौतम मुनि ने न्याय किया, गौतम मुनि ने न्याय किया। कनाद एवं उल्लुक भट्ट ने विशेषण किया, कनाद और उल्लुक भट्ट ने विशेषण से वैशेषिक निकल जाएगा, विशेषण से वैशेषिक निकल जाएगा। कनाद एवं उल्लुक भट्ट ने वैशेषिक या विशेषण किया। अब क्वेश्चन पूछेगा बउआ, बादरायण ने वेदांत दर्शन कराया जिसे उत्तर मीमांसा कहा गया, बादरायण ने वेदांत दर्शन कराया जिसे उत्तर मीमांसा कहा गया। जैमिनीय ने पूर्व मीमांसा दर्शन कराया, जैमिनीय ने पूर्व मीमांसा दर्शन कराया। चार्वाक ने चार्वाक दर्शन करवाया जिसे भौतिकवादी दर्शन कहा गया, चार्वाक ने चार्वाक दर्शन कराया जिसे भौतिकवादी दर्शन कहा गया। क्वेश्चन पूछेगा, मक्खली पुत्र गौशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया, मक्खली पुत्र गौशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। पूरन कश्यप ने अक्रियावाद, अक्रियावाद की स्थापना किया और पकुद कच्चायन ने नित्य पदार्थवाद की संकल्पना दिया। ध्यान से सुनिएगा, सबको केवल याद करेंगे, केवल याद करेंगे। क्या बताए, अब एक बार मेरे साथ फिर से एक बार बोलिएगा, मजा आएगा आपको। हमने क्या, कपिल मुनि ने शंख बजाया, पातंजलि ने योग सिखाया, गौतम मुनि ने न्याय किया, गौतम मुनि ने न्याय किया। कनाद एवं उल्लुक भट्ट ने विशेष दर्शन दिया, वैशेषिक दर्शन कनाद एवं उल्लुक भट्ट ने। बादरायण ने वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा दर्शन दिया, बादरायण ने वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा दर्शन दिया। जैमिनीय ने पूर्व मीमांसा, जैमिनीय के द्वारा पूर्व मीमांसा। चार्वाक ने दर्शन दिया, चार्वाक अपने ही नाम से दे दिया चार्वाक, और चार्वाक दर्शन में ही कहा गया है कि जब तक जिएंगे सुखी से जिएंगे, चाहे ऋण लेकर घी पिएंगे, जब तक जिएंगे तब तक। अब देखो, राजेश कुमार, लगभग राजेश कुमार एक स्टूडेंट है, लगभग इनका मैसेज 100 बार से भी अधिक आया है, 100 बार से भी अधिक आया है। सती प्रथा क्या होता, हमने पहले कहा, पति के मरने के बाद पत्नी को, जिंदा पत्नी को, मृत पति को अपने गोदी में लेकर अग्नि पर बैठना पड़ता था, उसे कहते सती। जो महिला ऐसा कर लेती थी, जिंदा पति के साथ जल जाती थी, उन्हें सती, उनकी पूजा की जाती थी। जो महिला ऐसा नहीं करती थी, उनको समाज से तिरस्कार कर दिया जाता था, समाज से निकाल दिया जाता था, उन पर एक से एक जुर्म ढाया जाता था। तो सती क्लियर हुआ, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। हालांकि सती प्रथा का आंशिक उल्लेख लोथल से बताए थे। सती प्रथा का पहला अभिलेखीय साक्ष्य भानुगुप्त का एरन अभिलेख बताए थे। राजा राम मोहन राय के प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिक ने भारत में सती प्रथा पर बैन लगा दिया। क्लियर, चलिए बहुत अच्छी बात है, ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन आप चलिए सुनिएगा, क्वेश्चन सुनिएगा, बड़ी मजा आएगा यार। ये सब एक क्वेश्चन फिक्स्ड है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स्ड है।
क्वेश्चन पूछेगा बउआ, देखो, कपिल मुनि ने शंख बजाया, कपिल मुनि ने शंख बजाया, पातंजलि ने योग सिखाया, गौतम मुनि ने न्याय किया, कनाद उल्लुक भट्ट ने विशेष दर्शन दिया, बादरायण के द्वारा वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा दर्शन, जैमिनीय के द्वारा पूर्व मीमांसा दर्शन, चार्वाक के द्वारा चार्वाक दर्शन, चार्वाक के द्वारा चार्वाक दर्शन, हो गया, चार्वाक के द्वारा चार्वाक दर्शन। और 4 गो यहां लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा, और 4 गो लिखा हुआ है, क्या क्या है भैया? मक्खली पुत्र गौसाल ने आजीवक संप्रदाय, याद करेंगे, अशोक मौर्य वंश के प्रतापी शासक अशोक के पिता बिंदुसार थे। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के मानते थे। जब महात्मा बुद्ध और बौद्ध जैन की चर्चा करेंगे तो वहां पर भी मक्खली पुत्र गौशाल की चर्चा करेंगे। महात्मा बुद्ध ने मक्खली पुत्र गौशाल के साथ तपस्या किए थे। बाद में मक्खली पुत्र गौशाल से हो गई अनबन, महात्मा बुद्ध वहां से फिर निकले, मक्खली पुत्र गौशाल इधर आजीवक संप्रदाय की स्थापना किए। महात्मा बुद्ध बोध गया में उनको 5 गो फ्रेंड मिला। अब 5 दोस्त ने कहा कि यार क्या कहे, इधर उधर कर रहे थे, कहा चलो तो चलो, चल गए सारनाथ वाराणसी के निकट। वहीं पर मृगदा वन में तपस्या स्टार्ट किए। 7वें वर्ष तक 7 साल तक तपस्या की, कुछ नहीं मिला। उसके बाद सुजाता नामक एक वन कन्या के प्रवचन से प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध का ध्यान टूटा और महात्मा बुद्ध वहां से भागे भागे फिर बोध गया में आए और महाबोधि वृक्ष के नीचे, साल वृक्ष जो है पीपल वृक्ष, महाबोधि वृक्ष के नीचे फल्गु नदी। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, फल्गु नदी को कौन कहते हैं? निरंजना। महावीर स्वामी ऋजुपालिका यहां पर निरंजना नदी के किनारे तपस्या प्रारंभ किए। तपस्या के 7वें दिन उन्हें, 7वें सप्ताह यानी 49वें दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति। तो ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा पूर्व का वेनिस, बाप रे बाप, बहुत अच्छी बात है। पूर्व का बोस्टन होगा तो अहमदाबाद, कहां से कहां आ रहा है भाई। यहां पर ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से दीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा, मक्खली पुत्र गौशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। आजीवक संप्रदाय के मानते थे अशोक के पिता बिंदुसार। अतः अशोक ने, हमने कहा, गया के बराबर पहाड़ी, गया जहानाबाद के पास बराबर पहाड़ी को खुदवाकर 4 गो गुफा बनाया। 4 गो गुफा का नाम दिया लोमस ऋषि, विश्व झोपड़ा, कर्ण चोपड़ा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चोपड़ा और सुदामा, जिसमें लोमस ऋषि में कोई भी लेख लिखा हुआ नहीं है, बाकी कर्ण चोपड़ा, विश्व झोपड़ी और सुदामा में कुछ न कुछ अशोक के अभिलेख है। तो मक्खली पुत्र गौशाल, ध्यान सुनिए, मक्खली पुत्र गौशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। मक्खली पुत्र गौशाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना किया। पूरन कश्यप ने अक्रियावादी दर्शन दिए, अक्रियावादी दर्शन पूरब कश्यप, अपकुद कच्चायन ने नित्य पदार्थवादी दर्शन दिए। उसके बाद चार्वाक दर्शन में ऋण लेकर कर्ज लेकर घी पीने की बात कहा गया है। बुद्ध का पूरा स्टोरी बुद्ध में आएगा तब बता देंगे, एकदम मजा आएगा। अब देखो ना, अब देखो ध्यान से सुनिएगा, मनीषा शर्मा बाबू बेटा ध्यान से सुनिएगा, मजा आने वाला है। अब महाजनपद का काल स्टार्ट करते हैं। आज यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्लास में हम लोग पहले जैन धर्म की चर्चा करेंगे, फिर बौद्ध धर्म की चर्चा करेंगे। अब क्वेश्चन पूछेगा बउआ, ध्यान से सुनिएगा। अभी भी गुफा है, जी अभी भी गुफा है। कोई होंगे, गुड्डूलाल यादव जी जहानाबाद के हैं, जहानाबाद के कोई होंगे तो जहानाबाद अभी भी बराबर की पहाड़ी पर श्रावण के महीना में वहां पर पूजा पाठ के लिए जाता है लोग। भगवान शिव का बहुत ऊंची पहाड़ी पर क्या है, मंदिर है, वहां पर जलाभिषेक होता है। आइए, तो मेरा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म
से पहले जरा सा महाजनपद का काल ले लेते। हमने कहा उत्तर वैदिक काल में उत्तर प्रदेश के अतिरंजी खेरा में लोहा की खोज हुई और लोहा की खोज से लोगों की अर्थव्यवस्था बदलती चली गई। लोग धीरे धीरे ग्रामीण परिवेश को छोड़कर क्या हुआ बाबू, ग्रामीण परिवेश को छोड़कर शहरी परिवेश का एडॉप्ट करने लगे, शहरी परिवेश अपनाने लगे। अब क्वेश्चन पूछेगा, भारत में दूसरे नगरीकरण का दौर कब स्टार्ट हुआ? 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व। तो पहला कौन? तो सिंधु घाटी सभ्यता। पहला कौन? सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये जो दूसरे नगरीकरण का दौर था जिसे महाजनपद का काल कहा गया, जिसकी संख्या 16 थी। पूरे ऋग्वेद में केवल जन तक आया है, महाजनपद की चर्चा नहीं है। मगध महाजनपद की चर्चा अर्थर्वेद में कहा गया अछूतों की भूमि के रूप में, अनिकृष्टों की भूमि के रूप में, अनार्यों की भूमि के रूप में, क्योंकि इस मगध क्षेत्र में आर्य सभ्यता का विस्तार नहीं हो पाया था। हमने कहा था यजुर्वेद से संबंधित ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण में आर्य सभ्यता का विस्तार की चर्चा, कहानी राजा विद्या और उनके पुरोहित गौतम राहुगण में मुंह में आग लेने वाली बात कहा। अब देखो बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन पूछेगा कि महाजनपद 16 महाजनपद की चर्चा किस किस साहित्य में किया गया है? तो दो साहित्य बताए थे, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय, बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन साहित्य भगवती सूत्र में 16 महाजनपद की चर्चा किया गया है। अब क्वेश्चन पूछेगा, इस 16 महाजनपद में ध्यान से सुनिएगा, इस 16 महाजनपद में वर्तमान भारत में 14 महाजनपद है, वर्तमान भारत में 14 महाजनपद है और 2 महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान में है। 2 महाजनपद वर्तमान कहाँ है? पाकिस्तान में है। अब देखो बाबू, राजू बाबू ध्यान से सुनिएगा, पाकिस्तान में जो है वहां पर ध्यान से सुनिएगा, इस फिगर से ही पहले हम लोग समझ लेते हैं, मजा आएगा। अब देखो पाकिस्तान में एक कंबोज था, कंबोज की राजधानी हाटक, हाटक को लाजपुर कहेंगे, कंबोज की राजधानी हाटक, कंबोज की राजधानी हाटक पाकिस्तान में। गंधार की राजधानी तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला, गंधार की राजधानी तक्षशिला, ये भी कहां? पाकिस्तान में। हो गया, गंधार की राजधानी तक्षशिला भी कहां? पाकिस्तान में। अब क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा, तो 16 में 2 चला गया पाकिस्तान में, वर्तमान में 14 अपना भारत में है। इस 14 में चलेंगे तो 6 हो गया यूपी में, 3 हो गया अपना बिहार में, 2 हो गया एमपी में, 2 कहां? एमपी में। और कहां बाबू? तो 2 हो गया एमपी में, 1 हो गया राजस्थान में, 1 हो गया हरियाणा में, 1 हो गया दक्षिण भारत। दक्षिण भारत कहां पर? दक्षिण भारत में कहां? तो दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में असमक है, जिसकी राजधानी पोटना है। असमक की राजधानी पोटना। चलिए अब देखो 2 का क्लियर, कंधार की राजधानी तक्षशिला, कंबोज की राजधानी हाटक। और चलते हैं, अब देखो हरियाणा में कौन है बाबू? तो कुरु है। हरियाणा में कौन है? कुरु है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। हरियाणा में कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। राजस्थान में मत्स्य जिसकी राजधानी बैराट नगर या बैराट। राजस्थान में मत्स्य जिसकी राजधानी बैराट, राजस्थान में मत्स्य जिसकी राजधानी बैराट। और चले दक्षिण में, पहले छोटका छोटका को निकाल लेते हैं। दक्षिण में गोदावरी नदी के किनारे असमक, असमक की राजधानी पैठन, असमक राजधानी पैठन, असमक राजधानी पैठन। अब चलते हैं, इसके बाद मध्य प्रदेश में अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी, अवंती की राजधानी उज्जैनी,
अवंती की राजधानी उज्जैनी। हालांकि अवंती को दो भाग में बांटा गया, एक उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिणी अवंती महिष्मती। बताएंगे, लिखा देंगे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। दक्षिणी अवंती महिष्मती। उसके बाद देखे चेदी, चेदी की राजधानी सुक्तिमती। चेदी की राजधानी सुक्तिमती। यह दोनों कहा? मध्य प्रदेश में। जनपद की परिभाषा क्या होता है? जनपद, महाजनपद। ऋग्वैदिक काल में बताए थे, ध्यान सुनिए। ऋग्वैदिक काल में कुल, कुल के प्रधान कुलप, कई कुल मिलाकर गांव बना, गांव के प्रधान ग्रामिक, कई गांव बनाकर विष बना, विष के प्रधान विषपति, कई विष मिलाकर जन बना, जन के प्रधान राजन, और कई जन मिलकर महाजनपद हुआ। कई जन मिलकर महाजनपद हुआ, जिसकी चर्चा 16 को मिला है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में, जिसमें 2 कंबोज राजधानी हाटक, तक्षशिला राजधानी, गंधार राजधानी तक्षशिला, 2 उत्तर भारत के उत्तर पश्चिम भाग में या पाकिस्तान में। एक हो गया गोदावरी नदी का तेलंगाना आंध्र प्रदेश का तटवर्ती क्षेत्र, असमक राजधानी पोटना या पाटन, असमक की राजधानी पोटना या पाटन। 2 को हो गया मध्य प्रदेश में, कौन कौन? अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी। अवंती बाद में 2 भाग में पट गया, उत्तरी अवंती उज्जैनी, दक्षिणी अवंती महिष्मती। चेदी की राजधानी सुक्तिमती। राजस्थान में मत्स्य वैराट राजधानी, हरियाणा में कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ। इतना क्लियर? बच्चा अब 9 गो। चलिए 9 गो बोलते हैं। अब देखो अपना बिहार में चले, बिहार में चलते हैं। पहला तो गया अंग राजधानी चंपा, भागलपुर मुंगेर का क्षेत्र अंग राजधानी चंपा, अंग राजधानी चंपा। दूसरा बज्जी, बज्जी की राजधानी वैशाली। हालांकि बज्जी की एक राजधानी था मिथिला भी। बज्जी की राजधानी वैशाली, बज्जी की राजधानी वैशाली। और मगध, मगध की राजधानी प्रारंभिक राजधानी राजगीर, राजगृह। बाद की राजधानी कहाँ गया? पाटलिपुत्र हो गया। तो बिहार में कितना? 3। कौन कौन बाबू? अंग की राजधानी चंपा, बज्जी की राजधानी मिथिला वैशाली, राजगिरी किसकी राजधानी? मगध की राजधानी। तो 3 क्लियर इधर हो गया। बचा कितना? 6 बचा। बचा कितना बाबू? 6 बचा। अब देखो 6 कौन कौन सा था, ध्यान से सुनिएगा। पहला मल की राजधानी कुशीनगर, मल की राजधानी कुशीनगर, मल की राजधानी कुशीनगर। दूसरा काशी राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी। अगला कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अगला चले पंचाल की राजधानी अहिछन्न, पंचाल की राजधानी अहिछन्न। हालांकि बाद में पंचाल को भी 2 भाग में बांटा गया, उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछन्न और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछन्न, दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य। उसके बाद और चले वत्स, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, वत्स की राजधानी कौन? कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौन? कौशाम्बी। और सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा, सूरसेन जिसकी राजधानी मथुरा। ये कुल मिलाकर 16 महाजनपद। एक बार फिर से ले, एक बार फिर से लेंगे, एकदम अभी हीमोग्लोबिन बनना चाहिए। 16 का 16 याद होना चाहिए, और नहीं याद होगा तो फिर समझ जाओ बुरी बात है। हमने जैसे याद करवाया वैसे याद करेंगे, जैसे जैसे बोले हैं वैसे वैसे याद करेंगे। हमने कहा 16 महाजनपद में कैसे कैसे याद करवाए, तो कहेंगे यूपी में कितना? 6, बिहार में कितना? 3, एमपी में कितना? 2, पाकिस्तान में कितना? 2, आंध्र प्रदेश में कितना? 1, राजस्थान में कितना? 1, हरियाणा में कितना? 1। तो पहले छोटका छोटका उसको हटा देंगे तो बड़का में जाएंगे।
हरियाणा में कौन है बाबू? हरियाणा में कौन है? तो हरियाणा में कुरु, राजधानी कौन? इंद्रप्रस्थ। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। ध्यान से सुनिएगा, हरियाणा में कौन? कुरु। कुरु पांडव, कौरव पांडव। कुरु की राजधानी कहां? इंद्रप्रस्थ। राजस्थान में मत्स्य, मत्स्य की राजधानी बैराट या बैराट नगर। आंध्र प्रदेश में अश्मक, राजधानी पैठान या पोटना, पैठान या पोटन। पाकिस्तान में दो, कौन कौन? कंबोज और गांधार। कंबोज की राजधानी हाटक, गांधार की राजधानी तक्षशिला। क्लियर? गांधार की राजधानी तक्षशिला। मध्य प्रदेश में चले दो, मध्य प्रदेश में कौन? दो। एगो था कौन बाबू? चेदी, राजधानी कहां? सुक्तिमती। और दूसरा कौन था? अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैनी। अवंती की राजधानी उज्जैनी। फिर बताए थे अवंती दो भाग में, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती। हो गया। अब चलो बिहार में चलते हैं। बिहार में तीन। पहला हो गया अंग, अंग की राजधानी चंपा। दूसरा हो गया बज्जी, बज्जी की राजधानी वैशाली से मिथिला तक। और तीसरा हो गया मगध, मगध की राजधानी राजगृह, जिसे ही गिरिब्रज, जिसे ही राजगीर भी कहा जाता है। हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात। पाकिस्तान में है कि जम्मू में? पाकिस्तान में, याद रखिएगा, पाकिस्तान में। अब देखो उत्तर प्रदेश से बिहार क्लियर हो गया, बिहार क्लियर हो गया तो यूपी वाला चलिए भाई। यूपी में चलते हैं। कितना? 6। पहला सूर्यसेन, दूसरा काशी, तीसरा वत्स, चौथा कौशल, पांचवा मल, पांचवा मल और छठा पंचाल। सूरसेन मथुरा, काशी वाराणसी, वत्स कौशाम्बी, कौशल श्रावस्ती, मल कुशीनगर। अब पंचाल, पंचाल में दो भाग में, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। यदि पंचाल आएगा तो पंचाल की राजधानी अहिछन्न या अहिछत्र, अहिछत्र या अहिछन्न। हो गया। आगे बढ़े। चल, अस्मक महाराष्ट्र दिया है असाइनमेंट में। चलिए देख लेते हैं। गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र, तेलंगाना, और पहले तो आंध्र प्रदेश था, अब तेलंगाना और महाराष्ट्र का सीमा बनाता है गोदावरी नदी के किनारे। ध्यान से सुनिएगा।
गोदावरी नदी के किनारे जहां है वहां पर होगा। अब इतना याद हो गया, यह सब याद हो गया, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब एक एक की चर्चा करते हैं। यह भी हो गया पूरा का पूरा, सारा का सारा क्लियर हो गया। तो जल्दी से जल्दी हम लोग देखते हैं भाई। अब इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, तुरंत हो जाना चाहिए। 16 महाजनपद में वर्तमान समय में 2 महाजनपद, गंधार कम्बोज भारतीय क्षेत्र के बाहर वर्तमान पाकिस्तान में है। 14 महाजनपद वर्तमान समय भारत में है। दक्षिण भारत में 1 महाजनपद असमक है जो आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी के किनारे। शेष महाजनपद उत्तर भारत में, बिहार में कितना 3, उत्तर प्रदेश में 6, मध्य प्रदेश में 2, हरियाणा में 1, राजस्थान में 1 है। क्लियर। विश्व का प्राचीनतम विश्वविद्यालय गंधार की राजधानी तक्षशिला है। गंधार की राजधानी तक्षशिला। इस तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना राजा तक्ष के द्वारा किया गया। इसी तक्षशिला विश्वविद्यालय में चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाया लिखाया, उसे राजा बनाने के लिए प्रेरित कर दिया। वर्तमान भारत का प्राचीनतम विद्यालय पूछेगा विश्वविद्यालय तो क्या कहेंगे? नालंदा विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। क्वेश्चन पूछेगा विश्व का प्राचीनतम गणराज्य बज्जी गणराज्य है। बज्जी गणराज्य 8 समूहों का, 8 राजाओं का एक समूह था जिसे बज्जी संघ कहा गया। अब देखो भैया, एमपी में नहीं, एमपी में दो गो है, एमपी में 2 गो है। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में एकमात्र महाजनपद मत्स्य है जिसकी राजधानी क्या बताए थे? बैराट या विराट। चंपा, अंग की राजधानी चंपा। चंपा का प्राचीनतम नाम मालिनी है। महात्मा बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश या सर्वाधिक वर्षा काल कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बिताए। कौशल की राजधानी श्रावस्ती में बिताए। वज्जी 8 गुलों में से एक संघ था। मल की राजधानी कुशीनगर। मल की राजधानी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का मृत्यु हुआ। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उसके बाद देखो बउआ, महात्मा बुद्ध के समकालीन कौन थे? अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत। और अंग की चर्चा पहली बार अर्थवेद में, मगध की भी चर्चा पहली बार अर्थवेद में किया गया है। मगध और अंग की चर्चा पहली बार किस वेद में बाबू? अर्थवेद में किया गया है। अब यहाँ पर कुछ राजधानी जो हम बताए थे उसका यहाँ पर जगह है, इसको बताएंगे, सुनिएगा। सब कुछ बता चुके हैं, अब एक बार रिवीजन करना है। टोटल चीज बताया जा चुका है, टोटल चीज बताया जा चुका। तक्षशिला की स्थापना कब हुआ था? किसी बुक में नहीं है, मेरे पास डेटा अवेलेबल नहीं है। हो गया। बिहार में कौन कौन जिला में, आप आ जाइए भाई, सब कुछ लिखा हुआ है। अंग की राजधानी कहां थी भाई? चंपा। चंपा को ही कहेंगे मालिनी। मालिनी। चंपा या अंग जनपद भागलपुर मुंगेर, कल का क्वेश्चन में भी था। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी कहां थी बाबू? राजगीर, पटना और गया के क्षेत्र का। वैशाली जो गंगा के उस पार है। बिहार का तिरहुत प्रमंडल या मुजफ्फरपुर का क्षेत्र, या 3 गो बिहार में। काशी चले, काशी की राजधानी वाराणसी। कहाँ का क्षेत्र है? वाराणसी और इसके आसपास का क्षेत्र। सारनाथ भी इसी में आया। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। अब श्रावस्ती को ही कहेंगे कुशावती। श्रावस्ती को ही कहेंगे कुशावती, जो अयोध्या और फैजाबाद यूपी में। अयोध्या और फैजाबाद दोनों ही सरयू नदी के किनारे। कौन सी नदी बाबू? सरयू नदी के किनारे, जिसके घग्घर कहते, घाघरा कहते हैं। वत्स की राजधानी कहाँ? कौशाम्बी। और कौशाम्बी कहाँ का? इलाहाबाद का क्षेत्र। अब देखो, कौशाम्बी में जब हम लोग अशोक के अभिलेख की चर्चा किए होंगे तो कहते अशोक का जो, या समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें 4 शासक का नाम बताए थे। अशोक का नाम ब्राह्मी में, समुद्रगुप्त का नाम संस्कृत में, मुगल बादशाह अकबर और जहांगीर का नाम फारसी में। यह मूल रूप से कहां था? कौशाम्बी में, जिसे अकबर ने इलाहाबाद में लाकर प्रस्थापित किया। इलाहाबाद में लाकर स्थापित किया। तो इलाहाबाद का क्षेत्र है। मथुरा सबको पता है, यूपी का मथुरा। सूरसेन की राजधानी मथुरा। मथुरा। पंचाल का राजधानी कहां था? अहीर क्षेत्र या अहिच्छन्न एवं काम्पिल। उत्तरी पंचाल का राजधानी अहीर क्षेत्र या अहिच्छन्न। दक्षिणी पंचाल का राजधानी काम्पिल। रुहेलखंड यूपी का क्षेत्र है।
मल्ल की राजधानी कुशीनगर। अब देखो मल्ल की राजधानी कुशीनारा या कुशीनगर, कुशीनारा या कुशीनगर कहाँ का है भाई? यूपी के देवरिया जिला में। अब देखो इसी कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण हुआ था। महात्मा बुद्ध की मृत्यु या महापरिनिर्वाण हुआ। चेदी की राजधानी सुक्तिमती, चेदी की राजधानी सुक्तिमती मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में। अवंती की राजधानी दो, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी, दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती मालवा का क्षेत्र था मध्य प्रदेश। कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ हरियाणा का क्षेत्र था। सब कुछ बता चुके हैं, कुछ भी इसमें नहीं है। मत्स्य जिसकी राजधानी विराटनगर, जयपुर राजस्थान का क्षेत्र। असमक राजधानी पोटना महाराष्ट्र का पैठान क्षेत्र, या महाराष्ट्र एवं तेलंगाना करेंगे, महाराष्ट्र एवं तेलंगाना गोदावरी नदी के किनारे, गोदावरी नदी के किनारे। गांधार की राजधानी तक्षशिला जो पेशावर रावलपिंडी, पेशावर रावलपिंडी पंजाब में। और कंबोज की राजधानी राजपुर या हाटक, हाटक राजौरी एवं हजारा जिला पाकिस्तान का। हो गया। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़ाया था? बख्तियार खिलजी के द्वारा। क्लियर हो गया? ये सब का टॉपिक हम लोग का क्लियर हो गया। प्राचीन काल में मगध की राजधानी पूछेगा तो जवाब देगा मगध की राजधानी, प्रारंभिक राजधानी राजगीर मारेंगे। अजात शत्रु ने जो हर्यक वंश के शासक थे, अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राजा बने थे। अजात शत्रु ने अपने सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए गंगा सोन एवं गंडक के संगम पर, गंगा सोन एवं गंडक के संगम पर एक सैनिक छावनी के रूप में पाटलिग्राम शहर की स्थापना किए। और अजात शत्रु के पुत्र उदयन के द्वारा इस पाटलिग्राम को पाटलिपुत्र में विकसित करते हुए अपनी राजधानी बनाया गया। इस तरह से हम लोग का महाजनपद काल खत्म हो गया। कल हम लोग चर्चा करेंगे जैन धर्म, परसों चर्चा होगा बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म का पीडीएफ फाइल मिल गया होगा, एक बार रिवीजन कर लेंगे, एक बार रिपीट कर लेंगे। हाँ, आज का टेस्ट होगा ना, आज का टेस्ट है ना। सर जी क्वेश्चन अभी तक नहीं आया है, ये कैसे हो गया भाई? क्वेश्चन आ गया होगा। एक बार फिर से चलो, एक बार फिर से। तो हम लोग मैप से चलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा मैप से चलेंगे। तो इस सब को पहले मिटा देते हैं। मैप पे चलिएगा तो बहुत सुंदर होगा, याद हो जाएगा। चलिए ध्यान से सुनिएगा। अब देखो बाबू, असमक तो बता आंध्र प्रदेश में, फिर से महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश को कट करके महाराष्ट्र और तेलंगाना का क्षेत्र लिख लेंगे गोदावरी नदी के किनारे। हो गया। आगे बढ़े, चलिए एक एक पॉइंट की चर्चा करते हैं। पाकिस्तान में कंबोज राजधानी हाटक, पाकिस्तान में गंधार राजधानी तक्षशिला, हरियाणा में कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, कुरु राजधानी इंद्रप्रस्थ, राजस्थान में मत्स्य जिसकी राजधानी बैराट। अब चलो उत्तर, पहले मध्य प्रदेश में अवंती जिसकी दो राजधानी, उत्तरी अवंती उज्जैनी, उत्तरी अवंती उज्जैनी और दक्षिणी अवंती महिष्मती। हो गया। और चलो मध्य प्रदेश में चेदी की राजधानी सुक्तिमती। दक्षिण में चले असमक की राजधानी पैठन या पोठन, असमक की राजधानी पैठन या पोठन। उत्तर प्रदेश में जाने से पहले अपना बिहार ले लेते हैं। बिहार में तीन, बिहार में कौन कौन? बज्जी राजधानी मिथिला या वैशाली, मिथिला या वैशाली। अंग की राजधानी चंपा, मगध की राजधानी राजगीर, मगध की राजधानी राजगीर। अब चलो
उत्तर प्रदेश में 6 था, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, मल्ल की राजधानी कुशीनगर, कौशल की राजधानी श्रावस्ती, इसी श्रावस्ती में महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्वेश्चन पूछेगा काशी की राजधानी वाराणसी, काशी की राजधानी वाराणसी। उसके बाद चले पंचाल, पंचाल में भी 2, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिछंद और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कामपिल्ले, दक्षिणी पंचाल की राजधानी कामपिल्ले। अब चलो सूरसेन जिसकी राजधानी कहाँ थी बाबू, मथुरा, और वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी, वत्स जिसकी राजधानी कौशाम्बी, सूरसेन मथुरा। हो गया। तक्षशिला अभी किस देश में है, पाकिस्तान में है। हो गया। तो आज की सेवा से लेते हैं हम लोग विराम, फिर मिलते हैं टेस्ट डिस्कशन में। क्वेश्चन चला गया होगा, डिस्कशन के लिए तैयार हो जाएं, जल्दी से क्वेश्चन बना लीजिएगा। और आज मेरा मन है कि सब लोग YouTube चैनल पे अपना अपना नंबर बताना है, बताइएगा अपना नंबर कि कितना कितना आपका नंबर आया है। सब लोग चाहे 1 नंबर आवे या 40 नंबर आवे, सब लोग अपना अपना नंबर बताइएगा कितना आपने एक्यूरेट नंबर लाया है। क्लियर। तो फिर मिलते हैं टेस्ट डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय कौटिल्य, जय बिहार, जय मिथिला। अब की बार डबल स्टार, जय कौटिल्य, जय बिहार। अब की बार रेलवे पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। अब की बार बेरोजगारी पार, जय कौटिल्य, जय बिहार। धन्यवाद।